चुके हैं। हम लोग आज दूसरे कंसेप्ट को पढ़ने वाले हैं बेटा, ध्यान से सुनना। सब लोग अपनी कॉपी निकाल लो और सर सम्मान कॉपी में जो पढ़ा रहा हूं वो नोटिंग करना। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं कंसेप्ट ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। नॉर्मल रेसिडेंट किसे कहा जाता है, आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। और क्यों पढ़ रहे हैं, अभी क्लास खत्म होगी तो मैं आपको इसका मतलब भी बताऊंगा। हम लोग एक एक बेसिक कंसेप्ट उठाकर क्यों पढ़ रहे हैं। आज की क्लास में हम लोग को पढ़ना है नॉर्मल रेसिडेंट का कंसेप्ट। अगर मैं यहाँ पे नॉर्मल रेसिडेंट बोलता हूं तो पहले तो मेरी बात को बहुत अच्छे से सुनो। नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है एक इंडिविजुअल, मतलब हमारे जैसा इंसान, या फिर कोई इंस्टीट्यूशन। इंस्टीट्यूशन माने जैसे कंपनीज, ठीक है। हु लिव्स इन डोमेस्टिक टेरिटरी, जैसे हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी क्या है, इंडिया है। तो जो इंडिया में रहता है। नंबर 2, हु कैरीज इकोनॉमिक एक्टिविटीज। इकोनॉमिक एक्टिविटीज, ध्यान से सुनना मेरी बात को। इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑब्लिक हुज सेंटर ऑफ इंटरेस्ट, इकोनॉमिक इंटरेस्ट lies in domestic territory, lies in domestic territory। सर कुछ नहीं समझ आया आप क्या बोले। मैं आपको ये बोल रहा हूं कि नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब एक इंसान होता है या एक इंस्टीट्यूशन होता है, जैसे कंपनी, जो एक देश में रहती है और वहीं पर कमाई करती है। जैसे एग्जांपल के तौर पे आपको मैं बताऊं तो मैं भारत का रहने वाला हूं, आई लिव इन इंडिया, और मैं कमाता भी कहाँ हूं, अर्न भी कहाँ करता हूं, भारत में अर्न करता हूं। तो मैं भारत का रेसिडेंट हूं। कैसा रेसिडेंट हूं, एक नॉर्मल रेसिडेंट हूं, ठीक है। सिमिलरली जैसे एक कंपनी है एयरटेल लिमिटेड, ये कंपनी भी इंडिया में बनी है, इंडिया में बनी है, इसका ऑफिस भी इंडिया में है और ये अर्न भी इंडिया में करती है। तो इस कंपनी को भी आप क्या मानोगे, नॉर्मल रेसिडेंट मानोगे। तो आप इस बात को दिमाग में बिठाइए, नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब होता है वो पर्सन या वो इंस्टीट्यूशन जो एक देश में रहता भी है और वहां पर कमाता भी है। आप बताओ, आपको नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ आया कि नहीं आया। आपको नॉर्मल रेसिडेंट का मतलब समझ आया कि नहीं, आप बोलो हाँ या ना। ठीक, अब आगे एक बात लिख रहा हूं, उस बात को समझ लो। अगर कोई साथ साथ लिखते भी जाओ यार मेरे साथ। आज हम लोग रेसिडेंट कौन होता है ये पढ़ रहे हैं, तो आप ये समझ लो कोई इंसान या कोई इंस्टीट्यूशन अगर वो डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है, डोमेस्टिक टेरिटरी मतलब क्या, हमारे भारत देश का एरिया, उसमें अगर रहता है और वहां इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, मतलब कमाता है, तो उसको हम रेसिडेंट मानते हैं। रेसिडेंट याद रखो एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है। ये बोलता है कि जो भी हमारे देश में रहे और हमारे देश में कमाए वो हमारा रेसिडेंट बन जाता है, मतलब इंडिया का रेसिडेंट बन जाता है। या आप इसलिए पढ़ते हो क्योंकि जब कमाओगे तो वही कमाई तो देश की नेशनल इनकम में जुड़ेगी, इसलिए ये बात पता होना चाहिए कि हमारे देश का नॉर्मल रेसिडेंट कौन है, जो भारत में रहता है और भारत में कमाता है। जमशेद सर भारत में रहते हैं, भारत में कमाते हैं, इसलिए वो नॉर्मल रेसिडेंट है। एयरटेल लिमिटेड एक कंपनी है, ये भारत में बनी है और भारत में ही इसकी कमाई होती है, तो ये भी नॉर्मल रेसिडेंट है। आगे मैं जो बोल रहा हूं वो समझ लो। अगर कोई भी 1 ईयर से ज्यादा
ब्रैकेट में अपन लिख देते 182 डेज से ज्यादा, 182 दिन, ठीक है, 182 से डेज से ज्यादा इंडिया में रहता है एंड अर्न करता है, तो वो भी रेसिडेंट है, वो भी रेसिडेंट है। कहाँ का? इंडिया का। एग्जाम्पल, चाइना का एक सिटीजन है, चाइनीज सिटीजन है, मतलब पैदाइश चाइना की है, वो इंडिया में आया 2020 में, जनवरी 2020 में आया, अभी चल रहा है जुलाई 2021, ये अभी तक इंडिया में ही है, अभी तक ये इंडिया में ही है, यहाँ पे ये होटल खोला है, अर्न कर रहा है, तो हम बोलेंगे कि अब ये जो चाइनीज है ये इंडियन रेसिडेंट हो गया, इंडियन रेसिडेंट हो गया। तो रेसिडेंट इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट है, सब बता रहा हूं, सिखा रहा हूं। इंडियन रेसिडेंट हो गया, अगर कोई 1 साल से ज्यादा भारत में रहा, और स्पेसिफिक करके बोलो तो 182 डेज से ज्यादा जो भारत में रहा और यहाँ कमाना चालू कर दिया, अर्न करना चालू कर दिया, तो इंडियन रेसिडेंट बोलेंगे उसको। ये बात ध्यान रखना। जैसे एक बात बताओ, MS धोनी कहाँ का रेसिडेंट है, इंडिया का कि ऑस्ट्रेलिया का? MS धोनी कहाँ का रेसिडेंट है, इंडिया का कि ऑस्ट्रेलिया का? तो अगर ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेलने चला जाए, अगर ये ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट मैच खेलने चला जाए, तो भी रहता तो भारत में ही है ना भाई, रहता तो भारत ही में ही है ना, तो हम क्या बोलेंगे, ये इंडिया का रेसिडेंट है। तो आपको ना एक बात याद रखनी है, रेसिडेंट वो है जो भारत में रहता है, ठीक है, और भारत में इकोनॉमिक एक्टिविटी करता है, मतलब कमाता है, वो रेसिडेंट है। अगर बाहर से भी कोई आया, 1 साल से ज्यादा भारत में रहा और कमाने लग गया, ठीक है, भारत में, तो उसको भी हम रेसिडेंट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपको अगर इतनी बात समझ आ गई हो, पहले बताओ इतना रेसिडेंट का मतलब समझ आया कि नहीं, तो मैं आगे बता पाऊंगा। इतना रेसिडेंट का मतलब सब लोग को समझ आया कि नहीं, जो भारत में रहे और भारत में कमाए, मतलब हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहे और यहाँ पे कमाए, हम उसको रेसिडेंट बोलते हैं। पहले बस इतना बता दो समझ आया कि नहीं, फिर आगे सारे डाउट क्लियर कर दूंगा, ये बस बता दो। वो भी बता रहा हूँ इसी तरह, इंडिया से बाहर का भी बता रहा हूँ, ठीक। आप सब रेसिडेंट हो ना भाई, भारत में पैदा हुए, भारत में रह रहे हो, पढ़ रहे हो, बहुत बड़ा काम कर रहे हो, आप सब रेसिडेंट हो, ठीक। अब इतना आ गया, तो आप समझना अब आगे जो मैं बोलूंगा मेरी बात, फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज इंडियन रेसिडेंट, या इंडियन वर्ड बोलना गलत होगा, नॉर्मल रेसिडेंट बोलता हूं। फॉलोइंग आर नॉट कंसिडर्ड एज नॉर्मल रेसिडेंट, कुछ लोगों को भारत का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाता। किनको? आप समझना, सबसे पहले फॉरेन टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड विजिटर। अगर विदेश से कोई घूमने आया, सपोज करो एक पर्सन इंग्लैंड में रहता है, तो वो रेसिडेंट कहाँ का है, इंग्लैंड का रेसिडेंट है, वो इंडिया में विजिट पे आया है, घूमने के लिए आया है, तो रेसिडेंट कहाँ का है यार, इंडिया का माना जाएगा नॉर्मल रेसिडेंट कि इंग्लैंड का रेसिडेंट माना जाएगा, आप बताओ। अगर वो इंडिया घूमने आया है तो कहाँ का रेसिडेंट है? सीधी सी बात है, इंग्लैंड का रेसिडेंट है। तो हम बोलते हैं कि अगर कोई टूरिस्ट आता है हमारे देश में, कितना भी समय रहे, हम उसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। आप हैंड रेस करो, पहला पर्सन समझ आया कि नहीं आया, हाँ या ना? सभी लोग को। दूसरा, किसको नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हो आप समझना, फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसीज ऑब्लिक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट। बहुत सिंपल सी बात पूछ रहा हूं, कल भी पढ़ाया था, आज फिर बोल रहा हूं, बताना भाई। ये ऑस्ट्रेलिया है,
ये हमारा इंडिया है। अब इंडिया में मैं बोलता हूं ऑस्ट्रेलिया की एम्बेसी है, तो ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया की कि इंडिया की, ये बताओ। ये किसकी डोमेस्टिक टेरिटरी है, ऑस्ट्रेलिया की कि इंडिया की? बोलो बोलो, सबसे जवाब चाहिए भैया। सीधी सी बात है, ये ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है। ऑस्ट्रेलिया की डोमेस्टिक टेरिटरी है, तो यहां पर अगर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, यहां पर अगर ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, तो वो इंडिया के रेसिडेंट हुए कि ऑस्ट्रेलिया के रेसिडेंट हुए? यहां पर जो ऑस्ट्रेलियन एम्प्लॉय काम कर रहे हैं, कहां के रेसिडेंट हुए, इंडिया के कि ऑस्ट्रेलिया के? ऑस्ट्रेलिया के। सिमिलरली अगर मैं बोलता हूं ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन एम्बेसी है, ऑस्ट्रेलिया में एक इंडियन एम्बेसी है, तो ये किसकी टेरिटरी है, ये किसकी टेरिटरी है? ऑस्ट्रेलिया में जो इंडियन एम्बेसी है किसकी टेरिटरी है? इंडिया की टेरिटरी है। और वहां काम करने वाले कहां के रेसिडेंट माने जाएंगे? इंडियन रेसिडेंट माने जाएंगे। है तो हमारी टेरिटरी में ना भाई इंडियन रेसिडेंट। तो अब आप दूसरी चीज सीखो, हम लोग अपने देश का रेसिडेंट किसको किसको नहीं बोलते हैं? जो फॉरेन से घूमने आते हैं टूरिस्ट लोग, वो लोग हमारे रेसिडेंट नहीं है। दूसरा, अगर दूसरे देश की एम्बेसी हमारे देश में खुली है तो उनकी टेरिटरी का हिस्सा है, तो वहां काम करने वाले फॉरेन स्टाफ जो होते हैं ना बेटा, उनको हम नॉर्मल रेसिडेंट या इंडियन रेसिडेंट नहीं मानते हैं। हैंड रेस करो, दो पार्टी समझ आई कि नहीं, कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है? समझ आया कि नहीं आया? ठीक है। तीसरा, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, employees of international organization are resident of a country to which they belong। अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है तो उन्हें, सर हम लोग एम्बेसी जा सकते क्या? बिल्कुल। अगर दूसरे देश में जाएगा, किसी मुसीबत में फंस गया, तो एम्बेसी तुम्हारी मदद करेगी। अब समझना, तीसरा किसको हम भारत का रेसिडेंट नहीं मानते हैं? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के जो एम्प्लॉइज होते हैं वो जिस देश के होते हैं उनको वहीं का रेसिडेंट माना जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे अगर मैं बताऊं, WHO का एक ऑफिस है। WHO क्या होता है बताओ? WHO क्या है? WHO क्या है, फटाफट बोलो भाई, फुल फॉर्म बोलो WHO का। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। सपोज करो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस इंडिया में है, इसका ऑफिस इंडिया में है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का। अब यहाँ पे दो US के लोग काम कर रहे हैं, एक ऑस्ट्रेलिया का आदमी काम कर रहा है, एक साउथ अफ्रीका का आदमी काम कर रहा है, और 5 इंडियंस काम कर रहे हैं। तो बताओ इनमें से हमारे रेसिडेंट कौन है? इसमें से हमारे रेसिडेंट कौन है? 2 US के पर्सन है, एक ऑस्ट्रेलिया का पर्सन है, ठीक है, साउथ अफ्रीका का एक आदमी है, इंडिया के 5 लोग हैं। तो हमारा रेसिडेंट कौन है इसमें? बेटा ये जो 5 भारतीय है ना, 5 इंडियन है, इनको ही हम अपना रेसिडेंट बोलेंगे। ये US का जो पर्सन है ये US का रेसिडेंट माना जाएगा, ऑस्ट्रेलिया का ऑस्ट्रेलियन रेसिडेंट माना जाएगा। बहुत ध्यान से कंसेप्ट सीख लो। साउथ अफ्रीका का वहां का रेसिडेंट माना जाएगा। तो जब आप एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हो तो एक बात याद रखो कि आप जिस कंट्री के हो आपको वहीं का रेसिडेंट माना जाता है। आप चाइना के हो तो आपको चाइना का रेसिडेंट माना जाएगा।
पर मैं यहां पर जो हिंदी में लिख रहा हूं आप लोग ये नोट कर लो, अगर वो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन का एम्प्लॉय 1 ईयर से ज्यादा इंडिया में रह गया तो उसे नॉर्मल रेसिडेंट ऑब्लिक इंडियन रेसिडेंट कहेंगे। भाई देखो, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में जो काम करता है वो उस देश का रेसिडेंट होता है जहां का वो है, लेकिन अगर वो हमारे देश में 1 साल से ज्यादा उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम कर दिया तो हम मानेंगे कि वो भी इंडियन रेसिडेंट है। आपको मेरी बात समझ आई कि गई सिर के ऊपर से? आपको मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई? आई। अब सुन लो, मैं जो बोल रहा हूं बात को पूरा सुनना, शुरू से आखिरी तक पूरा सुनना। रेसिडेंट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि कोई भी इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन अगर हमारे सरहद में रहता है, हमारी डोमेस्टिक टेरिटरी में रहता है। सर इट इज पॉसिबल इंडिया एम्बेसी इन यूएस। हाँ बिल्कुल पॉसिबल है भाई, क्यों नहीं है, बिल्कुल है। नॉर्मल रेसिडेंट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है जो ये बोलता है कि अगर कोई इंडिविजुअल या इंस्टीट्यूशन इंडिया में रहता है, रिसाइड करता है और यहाँ कमाता है तो उसको हम रेसिडेंट ट्रीट करते हैं इकोनॉमिक्स में। ठीक है, मैंने आपको ये भी बता दिया कि कोई अगर 1 साल से ज्यादा भारत में रहे, 1 साल मतलब 182 डेज है, 182 डेज से ज्यादा रहे और यहाँ अर्न करे तो उसको रेसिडेंट बोलोगे। ठीक, दो चीजें, रहे और अर्न करे दोनों होना चाहिए। कुछ लोगों को रेसिडेंट नहीं मानोगे, फॉरेन टूरिस्ट लोग को। ठीक है, अगर कोई फॉरेन एम्बेसी है हमारे देश में और उसके जो फॉरेन स्टाफ है वो वहीं के रेसिडेंट है, हमारे नहीं है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जैसे वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, यूनाइटेड नेशंस, इनके ऑफिस तो किसी भी देश में सिचुएटेड होते हैं, तो वहां काम करने वाले लोग उस देश के रेसिडेंट होते हैं जहां वो रहते हैं। जैसे यूनाइटेड नेशन का ऑफिस ब्राजील में है, मैं भारत का बंदा वहां नौकरी कर रहा हूं तो मैं रेसिडेंट तो इंडिया का ही कह जाऊंगा। ठीक, आई होप मेरी बात समझ आई होगी। लेकिन भारत का नियम यह भी है कि अगर कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां का कोई एम्प्लॉय भारत में 1 साल से ज्यादा काम कर दिया या रह गया भारत में तो उसको इंडिया का हम रेसिडेंट बोलते हैं। आप बोलो, आपको ये समझ आई कि नहीं बात? अच्छे से हाँ या ना फटाफट बताओ सब लोग, यस और नो करके। और एक आपके मन में कंफ्यूजन होगा, थोड़ी देर में मैं पूरा दूर कर दूंगा इसको। लास्ट, और किसको हम अपना रेसिडेंट नहीं मानते बेटा? तो हम लोग ना क्रॉस बॉर्डर वर्कर्स को, क्रॉस बॉर्डर वर्कर को, ऑब्लिक इंटरनेशनल वर्कर को अपना नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते हैं। जैसे ये कंसेप्ट मैं तुमको सिखा रहा हूं, ध्यान से सीख लेना बेटा। इनकम टैक्स पर्पस के हिसाब से इकोनॉमिक्स में हम जब किसी की रेसिडेंटशिप जानना चाहें तो हम बोलते हैं कि अगर कोई पिछले साल में हमारे देश में 182 डेज से ज्यादा रह गया है, ये इनकम टैक्स लॉ में लिखा है, 182 डेज से ज्यादा रह गया है तो उसको रेसिडेंट मान लेते हैं। तुम समझो इस बात को, अगर तुम भी कहीं बाहर से आए हो ना, भारत में कमाना शुरू कर दिए, 182 डेज से ज्यादा रहे तो तुमको रेसिडेंट मान लेंगे। मेरी बात समझ आई कि नहीं? बोलो हाँ या ना। बात समझ आई कि नहीं? हाँ या ना पहले बता दो। अमन, तेरे इस सवाल का थोड़ी देर में देखो जवाब मिल जाएगा बेटा, तेरे इस सवाल का जवाब मिल जाएगा। वो समझाने के लिए लिखा हूं आप लोग को, 182 दिन लिखता तो चकरा जाते। 1 ईयर हम लिखते हैं, क्वेश्चन में भी 1 ईयर करके बोलता है। ठीक है, वो भी सिखा रहा हूं, समझो। क्रॉस वर्कर क्या क्या फंडा है भाई? इंटरनेशनल वर्कर आर नॉट ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट, इनको अपन नॉर्मल रेसिडेंट नहीं मानते। मतलब सिखा रहा हूं, समझना क्रॉस बॉर्डर वर्कर का मतलब क्या। ये इंडिया है भाई और ये नेपाल है, इनका बॉर्डर में एकदम जुड़ा हुआ है।
बहुत सारे नेपाल के लोग रहते तो नेपाल में, लिव नेपाल में करते हैं, पर साल भर काम कहाँ करते हैं, वर्क कहाँ करते हैं, इंडिया में करते हैं। ठीक, तो इनको अपन बोलते हैं क्रॉस बॉर्डर वर्कर, बॉर्डर पार करके आते हैं, काम भारत में करते हैं और रहते कहाँ है, नेपाल में। तो कहाँ का रेसिडेंट मानू इनको, इंडिया का कि नेपाल का? रिसाइड कहाँ पे कर रहे हैं, कहाँ का रेसिडेंट मानू इनको मैं? बोलो, इनको मैं कहाँ का रेसिडेंट मानू? फटाफट जवाब दो। मैं इनको नेपाल का रेसिडेंट मानूंगा, सीधी सी बात है। तो क्रॉस बॉर्डर वर्कर वो होते हैं जो बॉर्डर पार करके आते हैं काम करने के लिए, तो बॉर्डर के जिस साइड में रहा करते हैं उनको वहां का रेसिडेंट माना जाता है। तो अगर कोई नेपाल क्रॉस करके भारत में आके काम कर रहा है तो नेपाल का रेसिडेंट है भाई, भले भारत में कमाए क्यों ना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे इंडिया का बंदा जो इंडिया में रहता है वो बॉर्डर क्रॉस करके नेपाल जा रहा है, वहां काम करता है, लेकिन रहता वापस बॉर्डर क्रॉस करके आके इंडिया में है, तो उसको अपन इंडियन रेसिडेंट मानेंगे। तो रेसिडेंटशिप के लिए दोनों क्राइटेरिया पूरा होना चाहिए, आपको रहना भी होगा और कमाना भी होगा, ये बात आप ध्यान रखिए। अब आप बताओ, आपको नॉर्मल रेसिडेंट क्या है समझ आ गया कि नहीं, हाँ या ना? नॉर्मल रेसिडेंट क्या है समझ आ गया कि नहीं, ये बताओ। सभी लोगों से पूछ रहा हूं। नॉर्मल रेसिडेंट में किसको किसको माना जाता है, एक इंडिविजुअल एंड साथ ही साथ इंस्टीट्यूशन जो किसी डोमेस्टिक टेरिटरी में लिव कर रहे हैं, रह रहे हैं, और उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी वही है। कमा भी वही रहे। जब रहोगे और कमाओगे ना तो आप नॉर्मल रेसिडेंट कहलाओगे। ठीक है, वो भी बता रहा हूं विजय, ये सारी चीजें मुझे पता है, तुम पूछोगे तो लोगों को सब सिखा रहा हूं मैं, पहले इतना सीखो तुम। तो नॉर्मल रेसिडेंट वो है जो रहता है एक देश में, टेरिटरी में, और वहां कमाता है। इसमें किसको किसको इंक्लूड नहीं करते अपन, तो इसमें हम इंक्लूड नहीं करते फॉरेन टूरिस्ट को, फॉरेन स्टाफ को, पहले लिख लो फिर सबका मतलब समझना। फॉरेन स्टाफ को, टूरिस्ट हो गए, स्टाफ हो गए, उसके बाद क्या था, इसके बाद हमारा तीसरा एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ब्रैकेट में लेस देन 1 ईयर लिख दे रहा हूं, 1 साल से ज्यादा रहे तो इंडिया के रेसिडेंट हो जाएंगे, और क्रॉस बॉर्डर वर्कर, क्रॉस बॉर्डर वर्कर, ये लोग को अपन रेसिडेंट नहीं मानते। ठीक है, अब आगे सुनो मैं जो बोल रहा हूं, अब आगे सुनो मैं जो बोल रहा हूं। अभी तक आपको मैंने जो रेसिडेंट बताया उसमें आपको ये बताया, आप जहां रहते हो और कमाते हो आप वहां के रेसिडेंट होते हो। अब इसमें बहुत सारे बच्चों को ना अलग अलग प्रकार के कंफ्यूजन है, तो अब मैं जो बताऊंगा उससे ये चीज क्लियर हो जाएगी। आपको ये समझना होगा कि दो चीजें बहुत अलग होती हैं, सिटीजन अलग होता है और रेसिडेंट अलग होता है। ठीक, सिटीजन मतलब नागरिक होता है, और रेसिडेंट मतलब होता है रहवासी, रहने वाले। सिटीजन एक लीगल कंसेप्ट है जो ये बोलता है बेसिकली कि अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री। ध्यान से सुनो, अभी कुछ मत पूछना, सिर्फ समझना, सब समझा रहा हूं तेरे को, पानी वानी में सब समझा रहा हूं। सिटीजन, अ पर्सन इज अ सिटीजन ऑफ अ कंट्री इन विच ही इज बॉर्न। जिस देश में आप पैदा होते हो ऑटोमेटिकली उस देश के आप सिटीजन बन जाते हो। नंबर 2, हु अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, हु अप्लाइज फॉर सिटीजनशिप, जो देश का नागरिक बनना चाहता है, जो हमारे देश में रहना चाहता है, उसको सिटीजन बोलते हैं। जैसे हम सब भारत में पैदा हुए हैं बेटा, तो हम लोग भारत के सिटीजन हैं। वैसे कुछ दूसरे देश के भी लोग आए जो भारत की सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, उनको भी यहाँ का आधार चाहिए, यहाँ के सारे राइट चाहिए, तो उनको अगर गवर्नमेंट सिटीजनशिप दे देगी तो सिटीजन बन जाएंगे। रेसिडेंट एक इकोनॉमिक कंसेप्ट है,
बात को बहुत अच्छे से सीखना। ये क्या बोलता है, जब आप कहीं लीव करना चालू कर देते हो, रहना चालू कर देते हो और अर्न करना चालू कर देते हो, तो आप वहां के रेसिडेंट बन जाते हो। ठीक, अब दोनों में क्या होगा ये समझना, दोनों कंसेप्ट को अच्छे समझना। मैं जमशेद सर हूं, मैं पैदा भारत में हुआ, तो मैं भारत का सिटीजन हूं, मेरे पास भारत की नागरिकता है, मैं रहता भी यहां हूं और अर्न भी यहां करता हूं, तो मैं यहां का क्या हूं, रेसिडेंट हूं। यस और नो, सही बोल रहा हूं गलत बोल रहा हूं? मैं पैदा भारत में हुआ तो मैं भारत का सिटीजन, और कमाता भी यही हूं, तो यहाँ का रेसिडेंट। इसमें आपको कोई तकलीफ है क्या, ये बता दो, हाँ या ना? हाँ सर, लेकिन मेरे जो अंकल है, मतलब मेरे जो मामा है, समझना मेरी बात, मेरे जो मामा है वो पैदा भारत में हुए, तो सिटीजन कहाँ के, अभी भी इंडियन सिटीजन है, लेकिन 20 साल से वो रह रहे हैं और कमा रहे हैं सऊदी अरेबिया में। तो अब बताओ, वो इंडिया के रेसिडेंट है कि सऊदी अरब के रेसिडेंट है? वो इंडिया के रेसिडेंट है कि सऊदी अरब के रेसिडेंट है, ये बता दो, बताओ बताओ बताओ। वो सऊदी अरेबिया के रेसिडेंट है। तो आपको अब मैं जो बात बोलूंगा दिमाग में बिठा लेना, आप जब तक कहीं रह रहे हो और कमा रहे हो, आप जो हो वहां के रेसिडेंट कहलाते हो, और जहां पैदा होते हो वहां के आप सिटीजन होते हो। तो आपको ये बात पता होना पड़ चाहिए कि अ पर्सन इज सिटीजन ऑफ अ कंट्री वेयर ही इज बॉर्न, वेयर ही इज बॉर्न। आप जहां पैदा हुए वहां के आप सिटीजन हो, बट वेयर यू लिव and earn decide your residentship। तो अगर अमन की मैं बात करूं तो अमन पैदा भारत में हुआ है तो सिटीजन भारत का है, पर वो कमाता यूएस में है, तो रेसिडेंट कहां का हो गया, यूएस का हो गया। तो जहां पैदा होते हो वहां के आप सिटीजन होते हो, ठीक है, जहां पैदा होते हो वहां के आप सिटीजन होते हो, और जहां से कमाते हो और जहां रहते हो, लिव करते हो, आप वहां के रेसिडेंट हो जाते हो। सपोज करो आप यूएस से भी अर्न कर रहे हो, आप इंडिया से भी अर्न कर रहे हो, ठीक, पैदा भारत में हुए तो चलो माना सिटीजन इंडिया के ही हो आप, पर आप रह कहां रहे हो, आप ये देख लो। अगर आप यूएस में रह रहे हो और आप कमा रहे हो तो आप यूएस के रेसिडेंट हो, अगर आपका रहना इंडिया में हो रहा है तो आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा, आपको इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। तो जहां आप रहेंगे उस चीज को हम देखेंगे, आप वहां के रेसिडेंट माने जाएंगे। अब आप बताओ, आपको सिटीजनशिप और रेसिडेंट से समझ आया कि नहीं, हाँ या ना? आपको सिटीजनशिप और रेसिडेंट समझ आया कि नहीं आया, ये बताओ। पर्सन सिटीजन एक ही जगह का होता है, रेसिडेंट वो अलग अलग देशों का हो सकता है। आप ये बात समझ लेना, कल को आप लोग भी अब्रॉड चले जाओगे ना, तो रहोगे भारत के ही सिटीजन, रहोगे भारत के ही सिटीजन, लेकिन रेसिडेंट किसी और देश के बन जाओगे आप लोग। मेरी बात समझ आई कि सिर के ऊपर से गई, ये बताओ यार तुम लोग। अमन को यूएस की कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी, वहां के सिटीजन को मिलती है। ये वहां का रेसिडेंट है, सैलरी ड्रॉ कर रहा, रहे जब तक रहना है, ठीक है। जो अमेरिकन को फैसिलिटी है इसको नहीं मिलेगी जब तक कि अमेरिका की सिटीजनशिप ना दे दे, नागरिक ना बन जाए, तब तक वोट वोट नहीं डाल सकता वहां पे। तो ये ना आप एकदम कंसेप्ट को दिमाग में बिठा दो बेटा, सिटीजन मतलब जहां पैदा होते हैं और जहां रहते कमाते हैं वो रेसिडेंटशिप है। तो हम सब भारत में पैदा हुए, हम भारत के सिटीजन हैं। अब हम किसी भी देश में जहां जाके कमाएंगे हम वहां के क्या कहलाएंगे, रेसिडेंट कहलाएंगे। इंडिया का 1 साल का है 182 डेज का, कि कोई बाहर से आएगा 182 डेज से ज्यादा रहा तो हम उसको रेसिडेंट मान लेंगे। हर देश का अलग अलग क्राइटेरिया होता है, बहुत सारे देश वर्क वीजा भी देते हैं,
जैसे आपको मैं एग्जांपल अगर बता दूं ना इसका, तो सीख लो। इसका नाम तो सुने हो ना, इनका नाम सबने, कैटरीना कैफ का। भाई जो हमारी कैटरीना कैफ है, जो कैटरीना कैफ है, वो सिटीजन जो है, मैम क्लास लेके लगा रहा हूं ना, सिटीजन जो है वो अफगानिस्तान की है, पैदा अफगानिस्तान में हुई है, पर रहती कहां है, रिसाइड कहां कर रही है, इंडिया में रह रही है। अर्न कहां कर रही है, इंडिया में अर्न कर रही है, तो इनको वीजा दिया जाता है। मतलब परमिशन है कि रहो यहाँ, कमाओ और हमारे रेसिडेंट बने रहो। ठीक है, इससे हमारा भी फायदा होगा, तुम्हारा भी फायदा होगा। बात समझ में आई? आई होप आपको ये बात समझ आ गई है। अमन जो क्रू में जाते हैं ना बेटा, 1 साल अगर कहीं और रह दिए तो वहां की रेसिडेंटशिप उनपे भी आ जाती है, याद रखना। इंडियन नेवी में जो रहते हैं वो इंटरनेशनल वाटर्स में रहते हैं, तो हमारे ही रेसिडेंट हो, भारत के ही लोग हैं। पर किसी और की टेरिटरी में अगर वो 1 साल से ज्यादा रह दिए नेवी के लोग, तो उनको वहां का रेसिडेंट हम मान लेते हैं, मतलब वो उस देश के रेसिडेंट हो जाएंगे। रेसिडेंट बोल रहा हूँ ना, सिटीजन नहीं बोल रहा हूँ, याद रखना। सिटीजन लीगल कंसेप्ट है, आप हो भारत के ही, बस रहे और कमा कहीं और रहे, इसलिए आपको रेसिडेंट बोलेंगे। अब आपको बताओ पूरा रेसिडेंट समझ आया कि नहीं सभी लोगों को, हाँ या ना? रेसिडेंट का कंसेप्ट समझ आ गया कि नहीं आ गया? श्रुति को आया, अनुषा, अमन, अजीजा, दिव्या, ईशा, इशिता, क्लियर है? वो तेरे को व्हाट्सएप पे बताता हूं अमन। गुड, अब इसके क्वेश्चन भेजूंगा बेटा, मेरे को रेसिडेंट वाले बना के दे देना, और ये वीडियो भी भेज दूंगा, एक बार देख लेना यार और नोटिंग कर देना इसकी, ठीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट्स इट, ये करो आज।